आज हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। अगर हम हिंदी के शब्द को देखें तो भूमंडलीकरण, भू का अर्थ होता है धरती, मंडल का अर्थ होता है चारों तरफ एक घेरा बना लेना, यानी पूरी धरती का एक साथ जुड़ जाना। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण हिंदी का एक शब्द है बहुत, अगर इसके हम सामान्य अर्थों को देखें तो विश्व का एक रूप होना, विश्व का एक साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण है। ये तो सामान्य बात रही कि शब्द से क्या अर्थ निकल रहे हैं। हम वास्तविक परिवेश को देखें तो वैश्वीकरण राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर, देश की सीमाओं से बाहर जाकर लोगों का, तकनीकों का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, संसाधनों का, संचार साधनों का इत्यादि का एक अपने देश की सीमाओं से, राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से दुनिया के अन्य व्यवस्थाओं के साथ जुड़ना वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है। वास्तव में वैश्वीकरण का जो ज्यादा अर्थ निकाला गया वह अर्थव्यवस्था को लेकर निकाला गया और यह कहा गया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना वैश्वीकरण है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय तत्व के स्वरूप में आ जाना। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, वैश्वीकरण का मतलब हुआ एक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होना। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग बात कही, लेकिन सारे विद्वान इस बात पर सहमत हैं, जिसमें हम एक परिभाषा देख लें टॉम जी पामर की, सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकरण और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र भूमंडलीकरण है। सीमाओं के पार, तो हम सारी परिभाषाओं को अगर एक देख लें, जो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना, एकीकरण हो जाना। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के व्यक्ति, सूचना, तकनीकी, वस्तुएं, सेवाएं सबका एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, अपनी सीमाओं से पार जाकर के, अपने देश और सीमाओं से पार होकर के। कुछ विद्वान कह रहे हैं नहीं, पूरी आर्थिक व्यवस्था का, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का एकीकरण होना, केंद्रीकरण होना, एक सत्ता के अधीन आना, एक स्वरूप में आना वैश्वीकरण है। तो सारे विद्वान इस बात पे सहमत हैं कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जहां दुनिया के आर्थिक स्वरूप, तकनीकी, व्यक्ति, सूचना, वस्तुएं, उत्पादन सब कुछ अपनी सीमाओं से बाहर जाकर एक दुनिया के देशों के अन्य के साथ जुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं, एकीकरण हो रहा है, जिसमें सूचना तकनीकी का बड़ा महत्व है। और 21वीं सदी वैश्वीकरण की सदी है, ग्लोबलाइजेशन की सदी है। सूचना तकनीकी ने पूरी दुनिया को बहुत करीब ला दिया है, इतना करीब ला दिया है कि आज हम कह रहे हैं कि दुनिया मेरे आंगन में, दुनिया मेरे आंगन में। विश्व एक 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 आंगन में आके सिमट गया है। एक ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, ग्लोबल विलेज की बात हो रही है। एक विद्वान है मैक्लुहान, इन्होंने वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज कहा, वैश्विक गांव कहा, वैश्विक गांव, ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल विलेज, VILLAGE, ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक साथ आके सिमट गई। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि अब पूरी दुनिया एक एक मेज पे आ गई है।
एक टेबल पे आ गई है, जिसमें सूचना तकनीकी का बड़ा महत्व है। तो आज पूरी दुनिया के अनेक तत्वों का, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सूचना, विचार, आदान प्रदान और विशेष करके अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ी है। और यही जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, जिसमें संपूर्ण विश्व एक दूसरे के साथ सिमट गया है। बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय तंत्रों के माध्यम से एक क्षेत्रीय स्तर का व्यापार, एक क्षेत्रीय स्तर का सेवा देने वाला तत्व, किसी दुनिया के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई परिवेशकीय तत्व पूरी दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ ले रहा है, जुड़ जा रहा है, समानता महसूस कर रहा है। ये बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पे, अर्थव्यवस्था की विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रभावित तो सबको किया है, मैं आगे चर्चा करूंगा। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सूचना तकनीकी, प्रौद्योगिकी, विचार, समस्याओं पे चर्चा, ग्लोबल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के विचार, इस सारा कुछ को जोड़ा है। लेकिन उसमें से अर्थव्यवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण है और उसका एकीकरण होना, उसके दुनिया के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जितना सूचना तकनीकी की है उसी के साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो देखें कि इसका इतिहास क्या है। इतिहास तो भूमंडलीकरण का बहुत प्राचीन इतिहास है और मैं समझता हूं कि दुनिया में मानवीय सभ्यता जितनी पुरानी है, ग्लोबलाइजेशन भी उतना ही पुराना स्वरूप है, भले ही आज के स्वरूप में न रहा हो। ये कोई नई चीज नहीं है, नए रूप में है। पुरानी शराब नए बोतल में है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है। हम प्राचीन स्वरूप में देखें मानव सभ्यता के साथ, तो ये धीरे धीरे अपने कम स्वरूप लिया हुआ था। जैसे जैसे सूचना तकनीकी, पूंजी का बढ़ना, दुनिया के साथ खोज नए नए आए, नए नए आविष्कार हुए, देशों को अपने वस्तुओं को खपाना, और खासकर पश्चिमी देशों को। इस नाते इस वैश्वीकरण में सबसे अधिक योगदान दिया शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल, खासकर पुर्तगाल ने, कि उसने नई नई तमाम देशों की खोज किया, व्यापार से जोड़ा। बाद में यूरोपियन और सारे देश उसी व्यापार की खोज में भारत में तमाम दुनिया के देश आए, जो अंत में ब्रिटेन सफल रहा। अब हर तरह से अपने तंत्र स्थापित किया। तो भारत का भी संबंध बहुत पहले से जुड़ा हुआ है इस वैश्वीकरण के साथ। हाँ, इसकी ठीक से शुरुआत 15वीं 16वीं शताब्दी में तकनीकी विकास, औद्योगिकरण के साथ हुआ, पूंजी बढ़ने के साथ हुआ। सूचना क्रांति ने इसे और गति दिया और प्रथम विश्व युद्ध में इसे बहुत नुकसान पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण ने बहुत तेजी पकड़ी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का था, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, जिनके माध्यम से तमाम विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी रहीं जो इसमें बहुत बढ़ावा दिया। और ठीक से हम कहें तो बहुत ज्यादा तीव्र गति 1980 के दशक में आया। 1980 के दशक में पूरी दुनिया बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आई, बहुराष्ट्रीय निगम सामने आए। और भारत में इसकी शुरुआत 1990 में हुई, जब नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत में सरकार उनके नेतृत्व में बनी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले। तो भारत में ग्लोबलाइजेशन की एक नई परिपाटी शुरू हुई, एक आधुनिक परिपाटी शुरू हुई, एक नए ढंग से भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। और इस तरह से पूरी दुनिया में 1980 के दशक से वैश्वीकरण एक नए रूप में, नए प्लेटफॉर्म में, नए स्वरूप में सामने आया। तो यह वैश्वीकरण का इतिहास रहा, ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप रहा। अब हम चर्चा करें कि वैश्वीकरण के
के तत्व क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं, वैश्वीकरण की बहुत बड़ी विशेषता है कि यह दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करती है, दुनिया को एक साथ जोड़ती है। भारत के बहुत प्राचीन संस्कृति का एक स्वरूप रहा है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। अगर पूरी दुनिया परिवार है, इसका मतलब दुनिया की समस्याओं से हमें अपने आप को जोड़ना होगा, उन्हें निराकरण करना होगा। तो वैश्वीकरण भी दुनिया के एक दूसरे के साथ जोड़ता है, एक दूसरे की तकनीक को, विचार को, सांस्कृतिक आदान प्रदान को, राजनीतिक समस्याओं से, हर तरह के, चाहे पर्यावरण को लेके हो, चाहे आतंकवाद को लेके हो, सारी समस्याओं से एक दूसरे को जोड़ करके उनके समाधान को चाहता है। तो पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ऐसी भावना का विकास वैश्वीकरण की देन है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रों के मध्य निर्भरता और निकटता। तो पहला हुआ विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये भूमंडलीकरण का एक बहुत बड़ा तत्व है, जो भारतीय संस्कृति का तत्व है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को अपना परिवार माने, एक दूसरे के विकास से अपने आप को जोड़े, समस्या से अपने आप को जोड़े। दूसरा, एक देश का दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के साथ निकटता तथा निर्भरता। एक देश दूसरे देश के निकट आए, अपने तकनीकी का, अपने ज्ञान का, अपनी सेवाओं का, अपनी बौद्धिकता का, अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी संपत्ति का एक दूसरे के साथ जोड़े, उपयोग करे। उसी के साथ साथ एक दूसरे के प्रति निर्भरता। आज आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कह दे कि हम अकेले होकर के पूरी दुनिया में अपना संपूर्ण विकास कर लेंगे, बेहतर विकास कर लेंगे। ये एक दूसरे के साथ निर्भरता का दौर है, एक दूसरे के साथ समायोजन का दौर है। जितना ज्यादा हम दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उतनी ज्यादा हम विकास की गति को आयाम देंगे। आज पूरी दुनिया को पेट्रोल चाहिए, तो हमें पेट्रोलियम देश जो संपन्न हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। किसी के पास सूचना है, तो किसी के पास मैन पावर है, तो किसी के पास पूंजी है, तो किसी के पास रॉ मटेरियल है। तो हर देश ऐसा, दुनिया में कोई देश नहीं है जिसके पास सारा कुछ हो, और अगर सारा कुछ हो भी तो विकास को बहुत ऊंचाई तक नहीं ले आ सकता है बिना दुनिया को जोड़े। भारत जैसे देश जिसके पास बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता है, अमेरिका जिस नासा पे बहुत गर्व करता है, वहां 32% से 35% सिर्फ भारतीय हैं, 40% से अधिक भारतीय मूल के हैं। तो ये भारत के पास जो एक बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा है, इसके दुनिया में इसका उपयोग हो सकता है, दुनिया के विकास के लिए उपयोग हो सकता है, इससे भारत को भी बहुत लाभ होगा। तो ये एक दूसरे के साथ निकटता है, परस्पर निकटता का दौर है, और एक निर्भरता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण उदारीकरण को बढ़ाया है। उदारीकरण का एक संक्षेप अर्थ हुआ उदारीकरण तथा निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन ने उदारीकरण को बढ़ाया है, निजीकरण को बढ़ाया है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया है। उदारीकरण का मतलब हुआ कि हर तरह से अपने तंत्र को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उस उपयुक्त बनाया जाए। अपनी व्यवस्था को इस रूप बनाया जाए कि अगली व्यवस्था हमारे साथ समायोजन कर सके। भारत में शुरुआत 1990 में हुई नरसिम्हा राव की सरकार में, और उसका श्रेय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को जाता है। अपने मार्केट को दुनिया के साथ खोलना, अनुरूप ढालना, ले आना, यह उदारीकरण है। और निजीकरण का तात्पर्य है कि आर्थिक गतिविधियों में निजी संस्थाओं को, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट
इंस्टीट्यूशन को अधिक से अधिक अवसर देना, अधिक से अधिक उन्हें के लिए सुलभ कार्य क्षेत्र बनाना, अधिक से अधिक उन्हें परिस्थितियां पैदा करना जिससे वो पूरी दुनिया के स्तर पे अपना काम कर सकें। तो उदारीकरण और निजीकरण एक भूमंडलीकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया एक दूसरे के से अपने आप को जोड़ रही है। तो उदारीकरण और निजीकरण ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगला है विशेषता विश्वव्यापी संस्कृति और बाजारवाद। विश्वव्यापी संस्कृति, आज दौर है इस बात का कि हम दुनिया के स्तर पर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करें। दुनिया के स्तर पे हम अपने, पंडित नेहरू कहा करते थे कि हम अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद न रखें, हम दुनिया के हो रहे परिवर्तनों से अपने आप को जोड़ें। आज दौर है कि हम दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान करें और ग्लोबलाइजेशन ने इसे बहुत ही मजबूत बनाया है। हम दुनिया के सभ्यता से, संस्कृति से, एक क्षेत्रीय स्तर की संस्कृति दुनिया के साथ अपने आप को जोड़े, वैश्विक स्तर पे उसकी पहचान बने, उससे उस संस्कृति में जो खराब तत्व होंगे वो निकल लेंगे और जो अच्छे तत्व होंगे वो उसके साथ जुड़ेंगे। तो उसका फिल्ट्रेशन होगा और ये फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उसका व्यापकता बढ़ेगी, आधार बनेगा, संपूर्ण विश्व से परिचित होगा, अपने नए, अगर उसमें कुछ कमियां हैं उसका दूर होगा। तो ये वैश्विकरण एक विश्वव्यापी संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। बाजारवाद, बाजारवाद को हम सकारात्मक रूप में लें, नकारात्मक रूप में न लें तो पूरी दुनिया को आर्थिक एकीकरण करना, दुनिया को आर्थिक स्वरूप से एक दूसरे के साथ जोड़ना। सकारात्मक रूप से बाजारवाद बहुत अच्छी चीज है कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मार्केट को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। कोई क्षेत्रीय उत्पाद यहां पैदा हो रहा है, एमडीएच मसाला पैदा तो दिल्ली में होता है, उसकी मुख्य रूप से शुरुआत हुई, बाकी तो पूरे भारत में हो रहा है और पूरी दुनिया में, फ्रांस में एमडीएच मसाला अपना धूम मचाया है। तो कोई भी उत्पाद एक क्षेत्रीय सीमा तक सिमट के न रह जाए, पूरी दुनिया के स्तर पे उसका प्रचार प्रसार हो। कन्नौज का इत्र कहें कन्नौज में ही रहे, फ्रांस के लोग उसे लगाएं, जर्मनी के लोग लगाएं, स्पेन के लोग लगाएं, साउथ अफ्रीका के लोग लगाएं, रुवांडा इथोपिया में लगाएं, उससे वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, यहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो ये पूरी दुनिया की बाजार को एक दूसरे के साथ जोड़ना और उसमें एक प्रतिस्पर्धा चलेगी तो उसमें नई नई चीजें निकल करके आएंगी, जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और ज्यादा विस्तार होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे उसके उत्पादन, उसमें पूंजी और तमाम उसमें सुधार होंगे। तो ये बाजारवाद अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो पूरी दुनिया, इससे रोजगार पैदा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अपना पूंजी लगाएंगी, हिस्सेदारी लगाएंगी। तो बाजारवाद के सकारात्मक रूप में हम देखें तो बाजारवाद बहुत अच्छी चीज है, पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ के और आर्थिक तरक्की और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी देन है। अब हम चर्चा करें कि इसके माध्यम से पूरी दुनिया में वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाया जाए कि कोई भी वस्तु एक दुनिया में आदान प्रदान हो, यहां से वहां जाए, वस्तुओं का आदान प्रदान एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वैश्वीकरण की, कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाए, टेक्नोलॉजी का, तकनीकों का आदान प्रदान किया जाए, पूरी दुनिया के स्तर पे श्रम का आदान प्रदान किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेस पूरी दुनिया में इनका आदान प्रदान हो, बौद्धिक क्षमता का आदान प्रदान हो, विचार और संस्कृतियों का आदान प्रदान हो। सूचना क्रांति ने वैश्वीकरण को मजबूत किया है और वैश्वीकरण ने सूचना क्रांति को मजबूत किया है। दे आर रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। मास कम्युनिकेशन ने ग्लोबलाइजेशन को मजबूत किया है और ग्लोबलाइजेशन ने मास कम्युनिकेशन को मजबूत किया है। तो पूरी दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान हो, इससे वैश्वीकरण मजबूत होगा और वैश्वीकरण से दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्र एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक तकनीकी दूसरे तकनीकी से जुड़ेगी, एक ज्ञान की धारा दूसरे ज्ञान की धारा से जुड़ेगी।
तो ये बहुत बड़ी विशेषता है ग्लोबलाइजेशन की, भूमंडलीकरण की। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रमुख इसके प्रकार क्या हैं, द काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला है आर्थिक स्वरूप, इकोनॉमिकल सेटअप। आर्थिक स्वरूप में हम देखें तो पूरी दुनिया का पूंजी, अर्थव्यवस्था का एक दूसरे के साथ जुड़ना, एकीकरण होना, एक स्वरूप में आना, तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़ना, पूंजी का एक दूसरे से जुड़ना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय निगम, जिसमें बहुत बड़ा योगदान विश्व बैंक का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, WTO का है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ना, वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, पूंजी का आदान प्रदान, वस्तुओं को खरीदना, बेचना, उत्पादन करना, कच्चा माल प्रौद्योगिकी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ना, मानव संसाधन जुड़ना, पूरी दुनिया में हम स्रोतों को खोजना कि कहां से हमें चीजें मिलेंगी, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे सूचनाएं हो, तकनीकी हो, मानवीय श्रम का अच्छा उपयोग हो, मानवीय बौद्धिक क्षमता का अच्छा उपयोग हो। तो ये आर्थिक स्वरूप है कि हम पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाए, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, उत्पादन, वितरण इत्यादि को हम मजबूत किया जाए, तकनीकी आदान प्रदान किया जाए, पूरे विश्व में स्रोतों को खोजा जाए, उत्पादन स्रोतों को खोजना एवं जोड़ना, श्रम का जुड़ना, श्रम को एक दूसरे के साथ जुड़ाया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये बहुत बड़ा तत्व है आर्थिकरण का ग्लोबलाइजेशन के साथ। दूसरा, राजनीतिक स्वरूप। हम राजनीतिक स्वरूप में देखें तो आज ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया के सीमाओं को, और विशेष करके मैं चर्चा बार बार करता हूं, संप्रभुता को शिथिल किया है, नम्र किया है। ग्लोबलाइजेशन ने सीमाओं को एकदम तोड़ दिया, दुनिया के सीमाओं को। तो सीमाओं का बंधन था वो समाप्त हो गया, तो क्षेत्रवाद का बंधन था वो समाप्त हो गया। जो राजनीतिक संप्रभुता की बात थी वो उसको तोड़ खत्म तो नहीं किया, लेकिन उदार किया, नम्र बनाया, और दुनिया के स्तर पर राजनीतिक समस्याओं की, राजनीतिक स्वरूपों की एक दूसरे के साथ जोड़ा। आज जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थी वो ग्लोबल डिप्लोमेसी हो गई। वैश्वीकरण पे जनता की बातों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी, वैश्विक स्तर पे चर्चा हो रही है। वैश्विक जनमत का महत्व बढ़ रहा है। वैश्विक जनमत का महत्व बढ़ना, वैश्विक जनमत का महत्व बढ़ा है। तो यह राजनीतिक स्वरूप हुआ। तीसरा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयाम। सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयाम। कल्चरल वे में हम देखें तो पूरी दुनिया की संस्कृति एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। सामाजिक दायरा पूरी दुनिया का बढ़ा है, एक समाज का दूसरे समाज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। हां, इसमें एक संकट है कि जो संस्कृति अपने आप को ठीक से संचालित नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर संकट भी बनेगा।
जो सांस्कृतिक स्तर पे जो व्यवस्था, जो समाज अपने आप को अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे, उनके सामने एक संकट भी पैदा होगा। लेकिन हम अभी ये इतना कर दें कि इसने दुनिया को सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम से एक दूसरे के साथ जोड़ा है। अब इसी के साथ साथ हम भूमंडलीकरण को देखें तो इतना स्पष्ट हुआ कि भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया को के यातायात साधनों को, क्षेत्रीय दूरियों को मिटा दिया है। मास कम्युनिकेशन ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने, आवागमन के साधनों ने भूमंडलीकरण को बढ़ाया है, गति दिया है। आज इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, जहाज, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े विमानों के प्रयोग हो रहे हैं, जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ाया है, निश्चित रूप से मजबूत गति दिया है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक नया आयाम प्रदान किया है। आज व्यापार का स्तर हम देखें तो पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा को हम देखें तो शिक्षा पूरी दुनिया के स्तर पे उनका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पाठ्यक्रम, विषय इत्यादि जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जहां उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पढ़ने जा रहे हैं। भारत से हजारों हजार विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहां बस जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में, अगर ये भी विचारकों का मानना है कि ब्रेन ड्रेन, जो बहुत बड़ी संख्या में बौद्धिक क्षमता